हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था अपना टॉपिक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिगार्डिंग कंसिडरेशन, प्रपोजल, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, क्या क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे जितने भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी हम लिख रखे हैं इसमें, ताकि जो क्वेश्चंस में जो टॉपिक इसमें कवर नहीं हो पाए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू कवर हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, आप लोगों ने जितने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं उसके आंसर आप क्लियरली देख सकते हैं या दे सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे रिलेटेड हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताए थे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, जिसमें वो 5 कंडीशंस, 5 इसेंशियल्स थे। अगर फुलफिल हो जाए किसी एग्रीमेंट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं कि एग्रीमेंट का जो सर्कल होता है वो हमेशा बड़ा होता है और कॉन्ट्रैक्ट का जो सर्कल होता है वो हमेशा छोटा होता है एग्रीमेंट से, क्योंकि ये 5 इसेंशियल्स को मानता है फुलफिल होने के लिए। अगर वो फुलफिल हो जाए जो भी एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। 5 इसेंशियल्स कौन कौन से वो 5 इसेंशियल्स थे, एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं। वो थे, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पार्टी की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो कि पहले से ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया हो लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा। फ्री कंसेंट, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए पर्सन, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट फुलफिल होना चाहिए, ऐसा कि ऐसा ना हो कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या किसी का मर्डर हो, उससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो और अगर वो फुलफिल नहीं हो जाए तो हम चले जाए कोर्ट में। तो क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तब बनेगा, एग्रीमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब वो 5 इसेंशियल्स फुलफिल करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। हमने आपको पढ़ा दिया था, एक बार रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, एक्सेप्टेंस टू अ प्रपोजल इज व्हाट इज लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को यूनिक लग रहा होगा क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन कभी सुना नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस इस तरह से होगा, इज व्हाट इज अ, क्या है ये, अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। इस तरीके से होता है कि जैसे अगर किसी मैच स्टिक को यानी माचिस को गन पाउडर में लगा दिया जाए, तो क्या अगर मैच स्टिक को गन पाउडर में लगा देंगे तो क्या गन पाउडर की जो आग है वो रुक सकती है? किसी भी तरीके से वो रोका नहीं जा सकता। द एक्सेप्टेंस टू अ प्रपोजल, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस इसी तरीके से होता है। अगर एक बार दे दिया तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। हम लोग यही पढ़ के आए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने एक बार एक्सेप्टेंस किसी भी प्रपोजल का दे दिया कंडीशंस पर अनकंडीशनली, तो फिर वो इसी तरीके से मानी जाएगी जैसे कि लाइट लगा दिया गया हो, मतलब माचिस लगा दिया गया हो गन पाउडर में। उसे रोका नहीं जा सकता। जैसे अभी अगर आप पटाखे में लगा देंगे अगर माचिस, तो क्या इसे रोका जा सकता है? किसी भी स्थिति में इसे रोका नहीं जा सकता। इस पटाखे को फूटने से रोका नहीं जा सकता अगर इसमें माचिस लगा दिया। तो ये इसी तरीके से होता है किसी भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस। अगर एक बार एक्सेप्ट कर लिए तो उसे पीछे नहीं हट सकते। अब इसका आंसर लिखने का तरीका देखिए, हमने इसमें जो जो हमने पढ़ाया था, जो जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है तो हम प्रीवियस पीडीएफ में जा करके आपको समझा दे रहे हैं। जो टॉपिक हम नहीं बताए थे, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो हम उसका आंसर लिख करके यहाँ आपको समझा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो
अगर इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के फ्रेजेस जनरली पेपर में आ जाते हैं कि अगर ऐसा फ्रेज आ गया तो आप क्या लिखेंगे, आपको तो पहले समझ में ही नहीं आएगा ये कहना क्या चाह रहा है। इसकी वर्डिंग्स इस तरह से है, अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, इसे आप क्या समझते हैं, है ना। तो अगर अगर ये पहले से अगर आप डील नहीं किए हैं तो उसको सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, इसका आंसर है द पोजीशन रिलेटिंग टू द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो उसे रिवोक करना ये डिफिकल्ट क्या, रोका ही नहीं जा सकता, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो एंड एक्सेप्टेंस हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय एंसन इन द फॉलोइंग वर्ड, ये किसके द्वारा दिया गया है। अगर देखिए, अगर आप आंसर लिख रहे हैं, एक बार हम ये भी मान लेते हैं कि आपने आंसर लिखा, अच्छे से लिखा, आपने इस फ्रेज को समझ लिया, लेकिन अगर आप यही नहीं लिख पा रहे हैं कि ये एंसन के द्वारा दिया गया फ्रेज है, किसके द्वारा यूज किया गया था, एंसन के द्वारा, तो देखिए ये एक थोड़ा नंबर तो कटेगा आपका, ये नंबर मार्क्स गेनिंग है बात, ठीक है, ये मार्क्स लेके चल रहे हैं यहाँ पे आंसर। अगर आप लिख देते हैं तो एक मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा कि इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं आंसर ने ये बात क्या कही कही थी, इससे रिलेटेड क्यों कही थी ये बात। Acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gunpowder. It produce something which can't be recalled or undone. ये इस तरीके से हो जाता है, इन्होंने इस फ्रेज का यूज इसलिए किया कि ये कहना चाह रहे हैं अगर प्रपोजल का एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो उसका रिवोकेशन इस तरीके से हो जाता है कि उसे अनडन करना मुश्किल, तो छोड़ो, इनके फ्रेज के अकॉर्डिंग नामुमकिन है, इनके फ्रेज के अकॉर्डिंग नामुमकिन है, क्योंकि देखिए फॉरेन राइटर है, तो इन्होंने फॉरेन के बेसिस पे, फॉरेन लॉज के बेसिस पे इसके बारे में बताया है। हमने पढ़ रखा था अगर ए है और ये बी है, प्रपोजर है और प्रपोजी है, प्रपोजर एंड प्रपोजी, एक्सेप्टर एक्सेप्ट, जो भी आप समझे, जिस भी वर्ड में समझे, ठीक है, ऑफरर ऑफरी, है ना, कोई भी बात बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लेके चलते हैं, इसने कोई भी ऑफर्स को प्रपोज किया, प्रोमिसर ने कोई ऑफर प्रपोज किया, प्रोमिसी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका रिवोकेशन में हम लोग क्या पढ़ के आए थे, रिवोकेशन में हम लोग यही पढ़ के आए थे अगर बी ने एक बार पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर डाल दिया, बी ने एक बार पोस्ट ऑफिस में रिलेटेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल कोई लेटर डाल दिया, जैसे ही जिस क्षण जिस पल बी अगर प्रपोजल डाल रहा है, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस डाल रहा है, उसी क्षण एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाला उसी क्षण एक्सेप्टेंस हो जाता है। उसे रिवोक कब कर सकते हैं, रिवोक करने के लिए बी को उस एक्सेप्टेंस लेटर से पहले अपना दूसरा रिवोकेशन लेटर पहुंचाना होगा, है ना। उसको मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये बॉम्ब है, ये बॉम्ब है, ये लेटर जो है ये बॉम्ब है, इसको फटने से पहले, इसको फटने से पहले इसमें पानी डालना होगा बी को, तभी ये रिवोक किया जा सकता है। यही फ्रेज का यूज यहां हो रहा है। अब आपको बात समझ में आई होगी कि क्यों ये प्रपोजर और प्रपोजी की बात कह रहा है, यहाँ पे किस तरह से रिलेट कर रहा है इसको। अगर ए ने कोई भी प्रपोजल दिया बी को, बी उसे एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टेंस उसी समय हो जाता है जिस समय बी वो लेटर बॉक्स में डाल रहा है एक्सेप्टेंस का। अब इसने ये लेटर बॉक्स में डाला एक्सेप्टेंस का, वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। लेकिन अगर रिवोकेशन का केस है, रिवोकेशन तब माना जाएगा अगर बी वो लेटर पहुंचने से पहले, कौन सा लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से पहले रिवोकेशन लेटर ए के पास पहुंचा देता है। अगर ए रिवोकेशन लेटर पहले पहुंच जाता है और रिवोकेशन लेटर पहले पढ़ता है ए, रिवोकेशन लेटर पहले पढ़ता है ए, तो रिवोकेशन मान लिया जाएगा। अगर 1 मिनट भी पहले एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचा, उसके बाद रिवोकेशन लेटर पहुंचा और ए ने एक्सेप्टेंस लेटर पहले पढ़ लिया, तो फिर एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, रिवोकेशन नहीं हो पाएगा। ये हम लोग पढ़ के आए थे। अब आगे देखते हैं और अच्छे से इसमें स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा था, क्यों ये इतना भारी भरकम स्टेटमेंट यहाँ यूज किया गया है। देखिए आगे, दिस स्टेटमेंट प्रिमिलरली होल्ड्स गुड अंडर इंग्लिश लॉ।
ये स्टेटमेंट देखिए इंग्लिश लॉ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इंग्लिश लॉ का ही है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसके मेजर जो प्रोविजंस है वो इंग्लिश लॉ से ही निकल करके आए हैं, इसलिए इंग्लिश लॉ का बार बार रेफरेंस दिया जा रहा है हियर। यहाँ पे जो गन पाउडर है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, गन पाउडर को क्या माना जा रहा है, एक तरह से ऑफर माना जा रहा है। ओके, गन पाउडर को ऑफर माना जा रहा है, और जो माचिस है, लाइट मैच है, उसे क्या, जली हुई, वो भी जली हुई, बॉक्स में रखी हुई मैच स्टिक नहीं, जली हुई जो जल रही है इस समय, वो एक्सेप्टेंस माना जा रहा है। मतलब एक बार अगर आप जलती हुई माचिस गन पाउडर में लगाएं, व्हेन अ लाइटेड मैच इज सोन टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर इट एक्सप्लोड्स, वो फटेगा ही फटेगा, उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एंड समथिंग हैपेंस व्हिच कांट बी अनडन, वो उसको रोका ही नहीं जाएगा, रोका ही नहीं जा सकता। सिमिलरली एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड कांट बी रिवोक्ड, अगर ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया और सामने वाले के कान में चला गया तो उसे रिवोक नहीं किया जा सकता। ये तो हमने बताया किस कंडीशन में, जब लेटर वो ले रहा था, लेटर डाला जा रहा है। लेकिन अगर यही ऑफर सामने से खड़े दो व्यक्ति के बीच में हो रहा हो, कोई प्रॉमिस सामने खड़े दो व्यक्ति के बीच में हो रहा हो, इन्होंने प्रपोजल दिया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, इन्होंने प्रपोजल दिया, इन्होंने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, सामने खड़े दोनों ने, एक बार अगर इसने हाँ बोला, एक बार अगर इसने प्रॉमिस करते समय साइन कर दिया, तो इसे रिवोक नहीं किया जा सकता इन एनी कंडीशन अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी कंडीशन इसमें लिख दिया जाए जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए। अब हम वॉइड और वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट तो बाद में देखेंगे, फिलहाल यहाँ ये समझते हैं कि इसे नहीं रोका जा सकता, इसे रिवोक नहीं किया जा सकता खुद एक्सेप्टर के द्वारा, नहीं किया जा सकता अनलेस किसी की डेथ हो जाए, और वो जो कंडीशंस हम आपको पहले बता चुके हैं रिवोकेशन के, अनसाउंड हो जाए, वो कंडीशंस अलग है। ओके, तो उसे रोका नहीं जा सकता अगर सामने से एक बार भी एक्सेप्टर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया हो, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट हो गया है तो उसे रिवोक नहीं किया जा सकता, अगर सामने से हो रहा है तो नहीं किया जा सकता रिवोक। ओके, और यहाँ लेटर वाली बात पे इसे भी रिवोक नहीं किया जा सकता, रिवोक का एक ही कंडीशन है कि आपको इससे जल्दी लेटर पहुंचाना होगा ए के पास। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको किस तरह से आंसर देना है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे लिखा है, बट सो लॉन्ग अ लाइटेड मैच इज नॉट सोन द गन पाउडर रिमेन्स इनर्ट एंड कांट बी रिमूव्ड, सिमिलरली एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, उसी तरह से उसे रिवोक किया जा सकता है जब तक वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। आपका लेटर पहुंच गया है, आपका लेटर ए के पास पहुंच गया है, लेकिन ए ने हमने इस तरह का केस लॉ पढ़ा था, आपका लेटर बी का लेटर ए के पास पहुंच गया है एक्सेप्टेंस का, लेकिन ए ने टेबल पे रखा उस लेटर को, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है, उसी समय आपका रिवोकेशन लेटर भी आता है कुछ देर बाद, एक दिन बाद, जब तक वो नहीं पढ़ा है उसके बाद रिवोकेशन लेटर आता है। ए दोनों ही लेटर को साथ में पढ़ता है तो ही माना जाएगा रिवोकेशन, तो ही रिवोकेशन माना जाएगा। सिमिलरली एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, ऑफर को तभी रिवोक किया जा सकता है तब जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, तब तक, उससे पहले तक रिवोकेशन हो सकता है। एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो उसे रिवोक नहीं किया जा सकता। वंस एक्सेप्टेंस इज गिवन इट कांट बी रिवोक्ड, बट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। ये तो हो गया इंग्लिश लॉ के बारे में क्योंकि ये इंग्लिश जूरिस्ट थे, लेकिन अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बाय रिजॉर्टिंग टू द क्विकर मींस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम पहले फोन कर देते हैं, लेटर डाल दिए भाई, हमने लेटर डाल दिया एक्सेप्टेंस का, लेकिन हमें याद आया कि नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए था, हमें प्रपोजल नहीं करना है इसके साथ, ये तो फ्रॉड आदमी है, जो भी है, या आपके घर में वो सामान ऑलरेडी है कॉन्ट्रैक्ट का, जिस चीज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, या फिर ये फ्रॉड है, आपको बाद में पता चलता है, आपको एक्सेप्टेंस नहीं करना है, कोई भी रीजन है आपका, तो आप क्या करेंगे, लेटर अगर डाल दिए तो आप फोन करेंगे भाई इसको कि भाई हमने लेटर तो डाल दिया था एक्सेप्टेंस का, लेकिन हमें आपके साथ किसी भी तरह से एक्सेप्टेंस के अंदर नहीं एंटर करना है, हम एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं, हम रिवोक करते हैं, तब इस लेटर का कोई महत्व नहीं होगा। अगर आप इस लेटर के पहुंचने से पहले, इसके एक्सेप्टेंस के पहुंचने से पहले आप उसे रिवोक कर देते हैं बाय बी ही उसे रिवोक कर देता है, बाय फोन कॉल, बाय टेलीग्राम, किसी भी तरीके से, किसी भी मीन से जो कि लेटर से पहले पहुंच जाए। ओके,
कह रहा कैन बी रिवोक क्विकर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट द ऑफरर लर्न्स अबाउट इट बिफोर एक्सेप्टेंस, जिससे जो ऑफरर है एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस को पढ़ने से पहले क्या पढ़ ले, रिवोकेशन, तो ही आपका रिवोकेशन वैलिड होगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखे थे, राइट द टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स। अब हम लोगों ने प्रपोजल्स के बहुत सारे टाइप्स देखे हैं, काउंटर प्रपोजल और बहुत सारे टाइप्स देखे हैं, इम्प्लाइड, एक्सप्रेस। तो वो टाइप्स अगर आप इसमें लिख देंगे, और प्रपोजल का डेफिनेशन देखिए, अगर टाइप्स लिखने के लिए आ रहा है तो ये इम्प्लाइड है कि आप उसमें लिखेंगे प्रपोजल का डेफिनेशन भी। ये आप मान के चला जाएगा कि प्रपोजल का डेफिनेशन विथ सेक्शन, सेक्शन के साथ लिख रहे हैं। तो अगर प्रपोजल का अगर टाइप्स आता है तो प्रपोजल का पहले डेफिनेशन लिखेंगे सेक्शन के साथ, उसके बाद टाइप्स लिखेंगे, जितने भी टाइप्स का मैंने आपको बताया, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं पर मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स वही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वही इसेंशियल एलिमेंट्स होंगे जो कि इसमें हम लोगों ने पढ़ के आया है अभी, पांच इसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस भी हम लोगों ने देख रखी है, तो इसको बताने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर। अब ये टेंडर क्या चीज है भाई, टेंडर क्या चीज है, कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये जानना है कि ये होता क्या है पहले टेंडर, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर, तो आप कहेंगे मैडम ने बताया ही नहीं था, तो हम अभी बता देते हैं कि क्या होता है। ओके, so the answer is a tender is a formal notification of procurement needs and invitation of bids from potential suppliers, contractors और seller। इसको अगर अदर वर्ड्स में बोले, थोड़ा सी टफ लैंग्वेज है, इसे इजी लैंग्वेज में आपको बताते हैं। इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन मेड बाय द बायर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, एक रिक्वेस्ट है। टेंडर आर रिलीज्ड to give an outline of the scope of work and invite quotes from supplier or contractor so that they can share a competitive quotes। अब देखिए यहाँ ये कह रहा है टेंडर क्या होता है, बेसिकली आप समझ जाइए। टेंडर इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ, अगर ये एक पॉइंट आप इसमें से निकाले, इट इज अ टाइप ऑफ इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। ये क्या है, अ टाइप है इनविटेशन ऑफ एन ऑफर का। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर का ये टाइप है। अगर कोई टेंडर अप्लाई करता है तो वो ऑफर नहीं होता है, दैट इज, अगर टेंडर निकल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं, हॉस्टल्स में मेस में के लिए टेंडर्स निकलते हैं, तो ये जो टेंडर्स होते हैं ना, या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए टेंडर्स है, बहुत सारे निकलते हैं, गवर्नमेंट निकालती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस निकालते हैं, तो जो टेंडर है दैट इज इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। वो जो ऑफर होता है वो ऑफर नहीं कहलाता, वो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर कहलाता है। अगर उसे इनविटेशन को कोई एक्सेप्ट करता है, अब वो ऑफर देता है उसे। ये आपने पढ़ रखा है इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में क्या होता है, जो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा वो उसे ऑफर देगा, देन उसे एक्सेप्ट किया जाएगा कि हाँ, जब गवर्नमेंट ने निकाला कोई टेंडर, ये टेंडर लिखा, ये कंडीशन है, ये टर्म्स है, आपको फुलफिल करने हैं। अब हमने उसका फॉर्म भरा, हमने उस टेंडर का फॉर्म भरा, हम उस फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो उसको फॉर्म को भरना हमारा ऑफर है। हमारा ऑफर है किसको, सामने वाली पार्टी को, कि हाँ हम आपके इस टेंडर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हमारा ऑफर है। अब जो हमारा ऑफर है उसे कौन एक्सेप्ट करेगा, सामने वाली पार्टी, जैसे गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट करेगी, देखिए कौन मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे खड़ा उतर रहा है, जो भी खड़ा उतरेगा उसे रख लेगी, अपने टेंडर उसे दे देगी। अब वो टेंडर बाद में, अगर टेंडर का कंडीशंस फुलफिल हो गया तो बाद में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। उस टेंडर का कंडीशंस अगर फुलफिल हो गया तो बाद में उसे कॉन्ट्रैक्ट में बदला जा सकता है। तो टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत डिफरेंस होता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है ऑफर का, और फिर एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस तरह से होता है, विद कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन के बाद क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट टेंडर एक स्टेप पीछे की बात करता है। कौन से स्टेप की बात कर रहा है, कि पहले इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर होगा, फिर उस ऑफर को का इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेगा
ऑफरर, उसे फिर ऑफर देना पड़ेगा, फिर उस ऑफर का क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा सामने वाली पार्टी के द्वारा, उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा सामने वाली पार्टी के द्वारा। अब उस एक्सेप्टेंस को कॉन्ट्रैक्ट में बदला जा सकता है। अब उस टेंडर, जैसे ही एक्सेप्टेंस हो गया, ये टेंडर फुलफिल हो गया, टेंडर बन गया, अब उस टेंडर को कॉन्ट्रैक्ट में बदला जा सकता है। मतलब एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। यहाँ इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर से बात हो रही है टेंडर में, और कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऑफर से बात करते हैं। ठीक है, तो टेंडर ऑफ एन ऑफर, टेंडर इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है डायरेक्टली। डिफरेंस ये है, टेंडर एक स्टेप पीछे की बात करता है, एक स्टेप पीछे की बात करता है कॉन्ट्रैक्ट से, और जब टेंडर को कन्वर्ट किया जाता है, जब टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं, तब उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाते हैं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। टेंडर का पर्पस क्या होता है, कि टेंडर इसलिए निकाला जाता है कि कोई कंपटीशन जो है वो टेंडर का मेन होता है, कंपटीशन लाना किसी भी वर्क को लेके, किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के, सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में कंपटीशन। कंपटीशन किस टाइप का, मीन्स यहाँ देखिए ये कह रहा है, इस तरह का कंपटीशन, देखिए ये है कंपटीशन लाना, किसके बीच में, किसी भी सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में कंपटीशन आता है टेंडर को लेकर के, किस चीज को लेकर के, किसी भी स्पेसिफिक वर्क को लेकर के, किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेकर। फॉर एग्जांपल यहाँ हम हॉस्टल का लेते हैं। हॉस्टल में जो मेस होते हैं, बहुत सारे मेस होते हैं, खाना खाने वाले, उसको मेस कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये बात। ये मेस है, ये मेस है। अब भाई इसको मेस को कोई चलाने वाला चाहिए, यहाँ जो खाना बनाए इस मेस में। अब इस मेस में खाना बनाने वाले जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। अब जो हॉस्टल की अथॉरिटी है उसने निकाला ये टेंडर कि जो भी इतने प्राइस पे, इतने प्राइस से प्राइस फिक्स हो जाएगा, इतने दिनों के लिए, भले ही वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 10 साल का हो, 5 साल का हो, वॉट एवर टाइम पीरियड के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट में भी टाइम पीरियड के बारे में बात नहीं होती है, ये कोई भी टाइम पीरियड का हो, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हो, इतने पैसे में, इतने टाइम पीरियड के लिए इस तरीके का खाना बनाना है। अभी टेंडर में सब कुछ लिखा हुआ है। अब इस टेंडर को गवर्नमेंट ने निकाला, क्या किया, ये इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर दिया। ये जो हॉस्टल अथॉरिटी है ये क्या दिया टेंडर को निकाल के, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर दिया। अब ये इस ऑफर को यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट होंगे, जो लोग इस टेंडर को खरीदना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, क्यों निकाला, ताकि कंपटीशन बढ़े, कंपटीशन देखने के लिए कि कौन इस टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से फुलफिल करना चाहता है। इसमें कंपटीशन होगा, कोई अच्छा, कोई हाँ भाई हम ये सारी चीजें करेंगे, कोई कहेगा कि नहीं इसमें से हम ये इतने पैसे में तो नहीं दे पाएंगे, इससे ज्यादा पैसा लगेगा, कोई कहेगा हाँ हम इतने पैसे में तो दे देंगे लेकिन हाँ हम इसमें से खाना कम देंगे। फिर जो भी कंडीशंस हो, इसके जो भी कंडीशंस हो, जो उस पर खरा उतरेगा, जो भी इस कंपटीशन में अच्छे तरीके से खरा उतरेगा, उसे वो टेंडर दिया जाएगा। टेंडर का मोटिव यही है, टेंडर को निकालने का मोटिव यही है ताकि कंपटीशन हो, किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स के बीच में अच्छा कंपटीशन हो, जो भी कंपटीशन में खरा उतरेगा उसे टेंडर दिया जाएगा। अगर तो ये इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर हुआ हॉस्टल अथॉरिटी के द्वारा। अब यहाँ से जो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो फॉर्म फिल करेगा। अब वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे ऑफर दे रहा है। ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो यहाँ पे क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है। किसको, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर जिसने दिया था उसको ऑफर देगा। ऑफर के बाद उसे एक्सेप्ट करना या ना करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा हॉस्टल अथॉरिटी के ऊपर। हॉस्टल अथॉरिटी चाहे तो इसमें तो भाई हजारों लोग भर रहे हैं टेंडर, 1000 लोगों में से अगर इन्हें केवल इसमें 200 लोग चाहिए या 100 लोग चाहिए या भले एक ही लोग चाहिए, भले एक ही चाहिए कोई पर्सन इस हॉस्टल अथॉरिटी को, इनके पास एक ही है भाई मेस या 2 ही है मेस। अब इन्हें इसमें से 2 जो कैपेबल पर्सन है उसे चूज करना पड़ेगा, वो चूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। अब एक्सेप्टेंस हो गया तो यहाँ पे टेंडर कंप्लीट हो गया, ये टेंडर हो गया, टेंडर यहीं पे हो गया। एक्सेप्टेंस से पहले ही यहाँ टेंडर कंप्लीट हो गया था,
टेंडर के बाद, इस टेंडर में अब एंटर करने के बाद, टेंडर में एंटर करने के बाद इसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। ओके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस कुछ और है और टेंडर का पर्पस क्या था ये हम लोगों ने देख लिया। टेंडर का पर्पस ये है कि जो भी स्पेसिफिक वर्क है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसमें कंपटीशन लाना, किसके बीच में, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स या जो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसके बीच में। ठीक है, वेंडर्स, कुछ भी हो। जैसे गवर्नमेंट, जो हम लोग सड़क के किनारे कुछ शॉप्स देखते हैं, सड़क के किनारे बहुत सारे शॉप्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बने हुए शॉप्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट टेंडर निकालती है। ठीक है, आपको अगर टेंडर निकालेगी, आप टेंडर भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर आपको आपकी कैपेबिलिटी को देखते हुए गवर्नमेंट आपको ये टेंडर देगी। जैसे अगर गवर्नमेंट ने निकाला, ये रोड के किनारे जो शॉप्स हैं, इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि सारे सारे जो है इस साइड के जो शॉप्स है वहां पे मिल्क सप्लायर हो, इस इधर के शॉप्स जो हो वो मिल्क सप्लाई करे, और जो इधर के शॉप्स है, इधर के शॉप्स है वो मान लो फूड हो या रेस्टोरेंट हो, फूड वाले या रेस्टोरेंट वाले हो। तो अगर कोई वेजिटेबल पर्सन, वेजिटेबल बेचने वाला पर्सन अगर इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, अगर वो टेंडर भरेगा, तो उसको क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, उसे मिल्क बेचना पड़ेगा या तो फूड बेचना पड़ेगा। अगर वेजिटेबल सेल करने वाला पर्सन इन्वॉल्व होना चाहता है या मिठाई सेल करने वाला पर्सन इन्वॉल्व होना चाहता है, तो उसे क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसे मिल्क सप्लाई करना पड़ेगा या फूड, वो इस टेंडर को नहीं फुलफिल कर पा रहा है कंडीशंस को। ठीक है, तो उसे मिल्क या फूड, या अगर हम ये भी कहें कि गवर्नमेंट अगर कोई शॉप खोल रही है, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर रखा है कि ये हम मिल्क वाले को देंगे, ये रेस्टोरेंट वाले को देंगे, ये स्वीट शॉपकीपर को देंगे, ये कोई जो भी हो, जो भी वेजिटेबल वाले को देंगे, ऐसे ऐसे डिसाइड कर रखा है। अब यहाँ पे जो टेंडर का फॉर्म फिल करने वाले हैं वो ज्यादातर कौन है, केवल मिल्क वाले हैं। तो गवर्नमेंट किसी एक ही मिल्क बेचने वाले पर्सन को देगी ना, या गवर्नमेंट किसी एक ही वेजिटेबल देने वाले पर्सन को देगी ना, बेचने वाले पर्सन को देगी ना ये टेंडर। क्योंकि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे हमको हर तरह के शॉप चाहिए, हर तरह के एक एक शॉप होने चाहिए। तो हर तरह के एक एक शॉप होने चाहिए, उस हिसाब से गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी को दुकान देगी, किसी को भी टेंडर में रखेगी। ठीक है, तो टेंडर का पर्पज यहाँ अलग है, पर्पज अलग है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज क्या है, ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो कि हम लोग पढ़ के आए, जो कि द बायर एंड द सेलर इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस, द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू एस्टेब्लिश टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच वर्क विल बी परफॉर्म। किस टर्म्स एंड कंडीशन पे वर्क काम किया जाएगा। अब देखिए, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने अभी देखा, ये जो टेंडर है, ये जो पास किया जा रहा है, टेंडर पास किया जा रहा है मिल्क या फूड को से रिलेटेड, जो भी टेंडर पास किया जा रहा है। अब इस टेंडर में किस तरह से मिल्क बेचा जाएगा, कहां से सप्लाई होगा ये मिल्क का, मान लेते हैं ये मिल्क बेचा जा रहा है और ये फूड बेचा जा रहा है, किस तरीके से मिल्क बेचा जाएगा। मिल्क वाले को टेंडर पास हो गया, मिल्क वाले को, ये सारे मिल्क वालों का है, इधर इधर सारे रेस्टोरेंट्स वालों का है। ठीक है, इधर सारे फूड कोर्ट्स है, रेस्टोरेंट्स है, इन लोगों का है। टेंडर पास हो जाता है, टेंडर पास होने के बाद अब गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपको मिल्क जो है, आप जो भी यहाँ पे मिल्क के शॉप्स लगाएंगे वो केवल अमूल का लगेगा, केवल अमूल का लगेगा। अगर अमूल के अलावा आप किसी और का लगाते हैं, किसी और का सांची का लगाते हैं या फिर मदर डेयरी का लगाते हैं मिल्क का शॉप, तो यहाँ पे नहीं बिकेगा, ये उसका नहीं है, यहाँ पे आप नहीं बेच सकते। तो ये किसके थ्रू कर रही है गवर्नमेंट, ये कर रही है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। गवर्नमेंट अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस निकाल रही है तो ये किसके थ्रू निकालेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू निकालेगी। कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे किसी और कंपनी का मिल्क बेचते हैं, सेल करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फाइल कर देगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपके ऊपर आप लायबल हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपको वो टर्म्स एंड, अब किस तरीके से बेचना है, ये क्या है, प्रोसेस। द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू स्टेबलाइज टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच वर्क विल बी परफॉर्म। किस तरीके से वर्क होगा, ये कौन डिसाइड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कौन वर्क करेगा, ये डिसाइड कौन करता है, टेंडर डिसाइड करता है। क्या हमने बोला, कौन वर्क करेगा, कौन वर्क करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा,
टेंडर के थ्रू डिसाइड होगा। कैसे वर्क होगा, कैसे वर्क होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिसाइड होगा। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वर्क से रिलेटेड, कैसे होगा, परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसी को कहेंगे। टेंडर में क्या होगा, कौन कौन वर्क करेगा, टेंडर का फॉर्म भरेगा और उसे लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ कीज पॉइंट लगा के रखे हैं, की पॉइंट्स लगा के रखे हैं, जैसे जिससे आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए कुछ कोई चीजें। जैसे प्रॉमिस कब बनता है, जब प्रपोजल होगा और एक्सेप्टेंस होगा। किसी भी चीज का जब प्रपोजल होगा प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग करते समय अगर ये चीज आपको याद है, ये चीज अगर की पॉइंट याद है तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रॉमिस कैसे बनेगा, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट कब बनेगा, एग्रीमेंट तब बनेगा जब प्रॉमिस होगा, क्योंकि एग्रीमेंट तो बाद का स्टेज है, प्रॉमिस के बाद का स्टेज क्या है, एग्रीमेंट है। लेकिन कैसा प्रॉमिस, कंसिडरेशन ऑफ बोथ द पार्टीज। कंसिडरेशन कैसा, ऑन द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये कंसिडरेशन बनेगा। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, डिजायर ऑफ प्रॉमिसर होना चाहिए। तो ये एग्रीमेंट, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन ऑफ द बोथ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब ये एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद वाला स्टेज है, जब एग्रीमेंट इंफोर्सिएबल बाय लॉ हो, इंफोर्सिएबल बाय लॉ हो तो क्या बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स याद करते हुए चलेंगे तो कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को केवल 21 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। और अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।